आदरणीय मंच एवं वरिष्ठ जन मंच के सामने पधारे हुए, इस कार्यक्रम की भूमिका के रूप में अनिल जी ने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। अगर इस कार्यक्रम को यहाँ मैं अपना बोलना पूर्ण भी कर दूं तो मुझे नहीं लगा कि बहुत कुछ बचा है। इसलिए मैं जो अपने ध्यान में मैंने विषय लिया था और 10 पेज में लिखा था जो मैं साधारणतः नहीं करता हूँ, लिखूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, तो आज मुझे वो फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी दुर्घटना जो आज घटी है, अपने को अनिल सहस्त्रबुद्धे जी का मार्गदर्शन ऑनलाइन मिलने वाला था 15 मिनट के लिए कार्यक्रम के मध्य में, और हम बहुत उत्सुक थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका समय यहाँ आने का बन जाए। तो उनके कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे 4 दिन से, तो आगे उन्होंने नेक्स्ट स्पेल में उनको डाल दिया और वो सुबह प्रकट हो गए। तो अब मेरी वो भी मतलब कोई आवश्यकता रही नहीं कि उस भाग को विषय के मैं छूँ। और तीसरे हमारे कलसी जी मंच में बैठे हैं, तो कलसी जी ने तो स्वयं इस पेन को महसूस किया है, भोगा है। हिंदी भाषा में 12वीं तक विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद बनारस के विद्यालय से, साधारण विद्यालय से, उसके बाद आईआईटी में प्रवेश लिया। अब पहली बार वो अंग्रेजी उस प्रकार की और टर्म्स वगैरह सारे शुरू हुए, फिर बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, और 84 बैच में अपने प्रशासक रहते हुए पंजाब कैडर में कार्यकाल पूरा किया। फिर से सरकार के असाइनमेंट पर हैं। तो इतने उपयुक्त ये दोनों लोग बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के नाते मैं न रहूं, मैंने पूरी कोशिश ईमानदारी से की थी, मगर ये अनिल जी हैं जिन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। एक छोटी सी घटना आपको बता दूंगा कि एक गांव में एक मुल्ला जी रहते थे। उनका ये था कि उनसे कभी कोई भाषण नहीं लिप करवा पाता था, सुन नहीं पाता था। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते थे, एक को दूसरे को, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ये बोलेंगे वो करेंगे। तो एक बार गांव के लोगों ने तय किया कि अब मुल्ला जी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, मुल्ला जी इस बार तो आपको ही खड़े हो रहा है। तो पहली बार मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है मैंने किस विषय पे बोलना है? तो गांव के लोग थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी। फिर मैंने क्या बोलना है? उतर गए मंच से। अब आर्गुमेंट तो सॉलिड था कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने किस विषय पे, फिर पकड़ के ले आए गांव के लोग कि मुल्ला जी हमारे से गलती हो गई, आपने बड़ी इतनी नाराजगी प्रकट कर दी, हमने बुलाया था लोगों को। फिर दोबारा बना के ले आए मंच पे। तो उन्होंने कहा कि फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि इस विषय के बारे में जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, वो हाथ खड़ा करें। विषय बताया तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है वो उनको बता देंगे। उतर गए। तो मेरे को इस प्रकार का नाटक नौटंकी नहीं करने का मौका दिया गया, मगर मुझे खड़ा जरूर कर दिया गया। बंधुओं और बहनों, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि देश में जो कुछ अन्याय ऐसे अब तक हो रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर हैं, उनमें से एक अन्याय ये है। अब जैसे मोदी जी ने जनधन योजना के अंतर्गत पूरे देश में अकाउंट्स खुलवा दिए, अब आप इसको कितनी बड़ी बात मानते हैं? ये इतना बड़ा चमत्कार है इस देश के लिए। उससे क्या हुआ कि कोई भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, किसी प्राइवेट एजेंसी को भेजना है, किसी को भेजना है, सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। जबकि हमारी पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। मुझे लगता है आप में से सबको ये बात पता होगी। जैसा वो एक निर्णय हुआ जिसने देश के उस कम पढ़े समाज को, और जिसको अपने अधिकारों का ही नहीं पता, अधिकारों को यूज तो कैसे करना है बात की बात है। अब दूसरा विषय अगर कहा जाए तो शौचालय बनना 73 साल के बाद
महिलाओं को शौचालय की जरूरत है ये पता लगना चाहिए। मुझे स्मरण है मैं बिहार में चल रहा था, शाम का 6:30-7 बजे का टाइम था, अंधेरा था, तो अचानक मैंने देखा कि बाईं तरफ कई महिलाएं कुछ कपड़ा ऊंचा कुछ कपड़ा नीचा करे खड़ी हो गई। मुझे इतना कष्ट हुआ। मतलब यह है कि दिन छुपने के बाद ही आप अपनी उस स्वाभाविक क्रिया के लिए आप जा सकते हैं, या दिन निकलने से पहले ही जा सकते हैं। क्या देश का दृश्य था और कितने लोगों को इसका लाभ मिला। बिजली बिजली का तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि हर गांव तक बिजली पहुंचा देना। जबकि मैं कानपुर इसलिए नहीं जाता था, मेरा दादका कानपुर था, ठीक कड़क गर्मी में जून जुलाई में छुट्टियां होती थी और हमें मुसीबत ये होती थी कि इच्छा तो है जाने की, मगर 5-6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पूरा दिन बिजली नहीं जाएगी और बैठ के पसीना बहाएंगे। आज लगभग उससे डिफरेंट चित्र पूरे देश में बिजली का है। इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट आप ले सकते हैं। ये उस प्रकार के काम हुए हैं जिसने आम आदमी को लाभ पहुंचाया है, आम आदमी को नकल। मैं औरैया के नज़दीक एक मैनपुरी गांव है, मैनपुरी शहर जिला है, वहाँ गया तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई पहले यहाँ इनकी कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी तो नकल ख़त्म हो गई थी, अब अखिलेश जी की गवर्नमेंट है, नकल का क्या हाल है? कहा जी खूब होती है। मैंने कहा क्या मतलब, कितनी होती है? कहने छोटे भाई के सारे पेपर मैं दे के आया हूँ। ये भी नकल का एक प्रकार आपने नहीं सुना होगा। तो इस देश में पढ़ाई का क्या मतलब हुआ था? मैं आपको इसी पर पूरा भाषण मेरा हो सकता है आज। मेरा कहने का भाव यह है कि आज का जो विषय है उसको आप हृदय की गहराई तक लेकर के जाएं और दिमाग के अंतिम कोने तक उसको समझने का प्रयास करें। वो विषय ये है बंधु, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हमारी डाटा ये कहती है, सरकारी डाटा, कि 73 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो भी इस देश में ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। अब अगर कोई बाहर विदेश से कोई आदमी आए और उसको बताया जाए कि इस देश में अंग्रेजी ठीक पढ़ लिख सकने वाले 5 से 6% है, किंतु जितनी भी हमारी स्थापित शिक्षा की प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, मैनेजमेंट हो, फॉर दैट मैटर लॉ हो, जिस चीज का नाम आप लेते जाओ, एक नर्स भी भारतीय भाषा में नहीं बन सकती। अब अगर किसी ने परीक्षा देनी है तो कम से कम ठीक पढ़ लिख सकने की योग्यता अंग्रेजी की तो उसकी चाहिए ना। तो हमने ये सारा का सारा फील्ड बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया उन सब के लिए कि जो अंग्रेजी की इस स्तर तक अभी देश में नहीं पहुंचे हैं, जबकि उन्हें पूरा डंका बजा दिया अंग्रेजी का। अभी मैं ट्रेन से उतर रहा तो एक माँ पहले उतर गई, बेटा ऊपर पीछे खड़ा था। वेट वेट बेटा, वेट वेट। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि यार हम कहाँ तक जाएंगे। बच्चे को किसी तरीके से टूटी फूटी गलत अंग्रेजी बोलनी आ जाए, बस माँ की बाँछें खेल जाएंगी, मेरा बेटा मेरी बच्ची ये अंग्रेजी बोल रही है। और जो अंग्रेजी नहीं जानता, अगर वो किसी सूटेड बूटेड वेल ड्रेस्ड किसी रिसेप्शन पर कहीं जगह जाएगा तो पहला उसके अंदर भाव आएगा कि यार मैं अंग्रेजी नहीं जानता इससे कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, अरे मुझे रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी, ये रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। मतलब हमने देश का परिदृश्य का खड़ा कर दिया है केवल इस आधार पर कि सामने वाले को
अंग्रेजी आती है या नहीं आती है। अब इस विषय पर खूब घूम घूम कर चर्चाएं होती हैं, परंतु मेरा कहना यह है कि आज अगर परिदृश्य बन गया है कि एक रिक्शा वाला, आप में से जितने बैठे हैं बात करके देखिए, आप किसी गरीब से रिक्शा, रेड़ी, खोमचा, जो मर्जी, जो इतना कमाता है कि अपने बच्चे को 1000, 1500, 2000 रुपया महीने के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है, और इसके बावजूद वो बाई चॉइस हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, ऐसा एक ढूंढ लीजिए इस देश के अंदर। मैंने ये सबको कहा है, हर फोरम पे कहा है, हरियाणा के फोरम पे भी कहा, जहां बड़े बड़े लोग बैठे, मैंने कहा आप ढूंढ लीजिए, मुझे इस देश में एक आदमी दिखा दीजिए जो अफोर्ड कर सकता है। अभी हमारे अजय सिरोही जी बैठे हैं क्या? जरा खड़े हो जाएं। देखिए, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं और इनके पिताजी के निधन पर इनके गांव गए, वहाँ इन्होंने ब्रह्मभोज रखा हुआ था। इन्होंने कहा भाई साहब मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, सरकारी स्कूल था। कहने मगर इस समय यहाँ पर 5 टीचर हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं। एक बड़ा कस्बा है। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब मैं भी आधा मूर्ख तो हूँ ही, पूरा ना कहूँ, तो मैंने तुरंत इनको कहा, मैंने स्कूल बंद कर देना चाहिए, इतनी बड़ी लाइबिलिटी गवर्नमेंट क्यों संभाले हुए? मेरा एक इमीडिएट रिएक्शन गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, वो जो सारी स्कीम्स हैं, सर्वे करवाना, इलेक्शन के टाइम पर करना, ये करना, वो करना, उसके लिए सिर्फ स्कूल के अध्यापक, अध्यापिका, स्टाफ ही तो होता है गवर्नमेंट के पास, तो उनका तो काम ही बंद हो जाएगा, तो इसलिए इनको रखना पड़ेगा। अब उसका मैंने पूछा कि ये चले क्यों गए? तो इन्होंने कहा कि बाहर 2-2 कमरे के, 3-3 कमरे के इंग्लिश मीडियम लिख करके 1500, 1500 रुपया लेकर पढ़ाई कराने वाले सारे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। इस फ्री स्कूल में नहीं कोई आता, जबकि बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स वहां पर हैं, बेस्ट फैसिलिटीज वहां पर हैं। कारण क्या हो गया? कारण ये हो गया कि अगर वो अंग्रेजी नहीं जानेगा तो उसका भविष्य कहां है? कोई भविष्य नहीं है। मैं रेडी चला रहा हूं, वो शायद इलेक्ट्रिक रिक्शा चला लेगा। ये एक इतना फार एंड वाइड ये मैसेज चला गया है कि अंग्रेजी के बिना किसी का भविष्य नहीं है। अब इससे अगले बिंदु पर आते हैं। हमारे देश से नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोग, मारवाड़ी बंधु, राजस्थान से, बिहार से, कितने गए हुए हैं और वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वो वहाँ खासी बोल रहे हैं, भाषा बोली बोल रहे हैं, जो जहाँ की बोली है वो बोल रहे हैं, और वहाँ उनसे बेटर बिजनेस में सेटल होके बैठे हैं। मेरा बेटा एक लंदन में है, एक सिंगापुर में है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया चला गया है। यहाँ जो बालक, मैं उसको समझता था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा, मगर वहां जाने के बाद वो भी लीडर बना हुआ है। वो कहता मैं तो यहीं सेटल हो जाऊंगा। अगर उसके अंदर वो मेधा न होती, दिमाग न होता, और अंग्रेजी में इतना कमजोर था, मैं आपको क्या बताऊं। उसकी हालत ये थी कि वो पूरा सेंटेंस एट वन स्ट्रेच वो नहीं पढ़ पाता था। मैं अपने बेटे की रियलिटी आपको खोल रहा हूं। वो बेड पे लेटा होता था और मेरी पत्नी, क्योंकि अंग्रेजी की टीचर थी, प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, वो उसके लिए सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के उसको समझाती थी। कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब। वो इंग्लिश टीचर रही है, क्योंकि समझेगा तब जब पूरा सेंटेंस पढ़ सकेगा। वो यहां से उठ करके वहां चला गया, और मैं तो कहूंगा अंग्रेजों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अंग्रेजों का बसाया हुआ देश है, और वहां वो फर 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 करना, टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलना और ये सब सीख गया वो विद इन नो टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ा, लिखना लिखाना भी सीख गया। किसके आधार पर? यहाँ की अंग्रेजी की पढ़ाई के आधार पर। यहाँ तो अंग्रेजी नहीं सीखा था। उसके पास क्या था? उसके पास मारवाड़ी ब्रेन था। ये बच्चा जो है मारवाड़ी है, मेरे को उसने अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो अलग विषय है।
मैं कहने की आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 95% जनता है, इसके साथ अत्याचार जो होता रहा, उसके लिए अगर सरकारें जिम्मेवार हैं, हमारी नीतियां जिम्मेवार हैं, हम नहीं जागे, क्या हम सब जिम्मेवार नहीं हैं? हम सब अपने स्वार्थ पूरे हो गए और जयराम जी की आज खुलकर इस विषय पर आप देखिए, आपके घर में मेड आती है, आपके यहाँ बाहर गार्ड खड़ा होता है, आप रिक्शे पे बैठते हैं, ऑटो रिक्शे पे बैठते हैं, आप कैब में बैठते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये अधिकतर लोग वो हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आज दिल्ली में कम से कम 5 लाख से 10 लाख सिर्फ मटर का खूंचा लगाने वाले लोग होंगे, मटर कुलचा। आप जरा कभी कल्पना करना, 5 लाख से कम नहीं होंगे किसी भी हालत में, और वो किसी एक को एम्प्लॉयमेंट भी दिए हुए हैं। कोई ना कोई उनका प्लेट साफ करने वाला, कोई ना कोई फिर आगे चल के वो खुद अपना खूंचा लगा देगा वगैरह वगैरह। मेरा मतलब ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके दिमाग में मेधा, कम भय होना, किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में मैं खड़ा हो सकता हूं। आज आपको कम पढ़े लिखे, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी कम पढ़े लिखे, ये झंडे गाड़ते हुए सब दिखाई देते होंगे। अंतिम में कोट करके खत्म करूंगा इस बात को। आपको क्या लगता है, राजनीति में जितने नेता हैं ये अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं? कितने % होंगे? आप सोच के देखिए कि जो ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकते होंगे कितने % होंगे? शर्म आएगी। अगर इसी विषय को हमने आधार मानना हो तो शर्म आएगी। वह क्यों शर्म आनी चाहिए? अरे उनको नेतृत्व करना आता है, उनको घुसना आता है क्षेत्र में। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। अभी कल मुझे कमिश्नर सुना रहे थे इंदौर में कि भाई साहब रात को 1:30 बजे उन्होंने कहा, हम सब एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, कहने एक मीटिंग और कर लें। रात को 1:30 बजे, इंदौर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यार क्या कर रहा है ये, सुबह 8 बजे से शुरू कराया हुआ काम, 1:30 बज गए, अभी भी कह रहा है। तो मैंने कहा सर सुबह फिर 8 बजे शुरू भी तो करना होगा। नहीं नहीं बहुत टाइम होगा, बुलाओ सबको। और जितने 20-30 लोग थे, 1:30 बजे वो मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे और कहने कि सुबह उन्होंने हमें 8 बजे बुलाया था। तो मैं सोच रहा था कि शायद 15 मिनट आधा घंटा लेट तो आएंगे ही आएंगे। पता लगा कि 8 से पहले वो एक अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर चुके हैं, यहां नहीं कहीं जाकर के करके आ गए हैं। तो मैं राजनीतिक लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बंधु, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बिंदु पर बात लाना चाहता हूं कि इस देश में कितनी मेधा, कितनी ऊर्जा, कितना इनिशिएटिव, कितना कुछ कर दिखाने की क्षमता है। हमने किसको ये अनुमति दी है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो? अभी एक छोटा सा कोट और दे दूंगा। एक बड़े राजनेता हैं, एक इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं है, अदरवाइज वो एक अच्छा आइडियोलॉग है। तो वो विषय ले रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंडिया वर्सेस विद अदर कंट्रीज। तो उन्होंने 7 बार कोट किया कि देखिए चीन हमारे से कितना आगे, देखिए चीन हमारे से कितना आगे इस मामले में, कितना अनुसंधान हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहा है। खैर, तो मैं सोचने लगा कि यार इनका ध्यान इस बात पर कभी नहीं गया कि वो अगर 140 करोड़ में से छान करके जितनी मेधा है, क्योंकि सबको चाइनीज में ही अपनी मेधा सिद्ध करनी है अपनी भाषा में, और हमारे यहाँ जो 7 करोड़ ऐसे हैं जो ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं उसी में से मेधा छनेगी जो हमारे आएगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, आप सोच के देखिए। अगर 135 करोड़ हैं और उसमें से 6-7% हैं तो कितने बनेंगे? सॉरी, वही 7-8%। तो 7-8% में से
हम छनाई करके जितना अनुसंधान कराएंगे, और फिर अगला तुर्रा यह है कि हम उनसे उनकी भाषा में नहीं कराएंगे, एक ओडिया भाषा में कराएंगे। दिमाग किस भाषा में सोचता है? दिमाग ओडिया भाषा में सोचता है। हमारे में से कितने हैं जो अपने बच्चों को कोई बात समझानी होती तो बैठ कर अंग्रेजी में बताऊंगा, तब तेरे को समझ में आएगी। जब अपने बच्चों की बात आती है, अपने परिवार की बात आती है, तो ये सबको समझ में आता है कि जो सिंक्रोनाइज जो आपका व्यवहार है वो अपनी भाषा में ही चल सकता है। तो इन्हें वे 135 करोड़ चाइनीज वर्सेस 7 करोड़ भारतीय, वो भी ओडिवी विदेशी भाषा में, और हम उनका मुकाबला करने चल पड़े हैं। और मुझे उसके बाद वो मिले नहीं राजनीति में, बताऊंगा उनको कि भाई आप कंपैरिजन तो ठीक करो कम से कम। हमें इन विषयों पर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 135 के 135 करोड़ इस इंजीनियर बनने लग जाएंगे, डॉक्टर बनने लग जाएंगे, आर्किटेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा। परंतु जो भी बन सकता है, जो भी कुछ करके दिखा सकता है, भाषा का बैरियर 95% पर बना के रखना कि तुम कुछ नहीं बनोगे। तो मुझे लगता है कि इस विषय को मैंने जितना कहना था कह दिया है। अब इस विषय में क्या काम हुआ है उसमें बहुत मोटा मोटा अगर मुझे थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के कहना हो तो सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। अनिल जी ने बता दिया, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दिए। AICTE जितना सोचा जा सकता था उससे ज़्यादा इनिशिएटिव से इस काम में लग गई है। भारत सरकार भी बिल्कुल ठीक उसी तरह लग गई है। परंतु हम घोर अंधकार से और डे लाइट में लाना चाहते हैं तो वास्तव में हमें हर स्तर पे काम करना पड़ेगा। अभी जैसे मुझे आज बताया हमारे अनिल जी ने कि अब नेक्स्ट जो इशू है वो ये है, उनके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या हमें इससे जॉब मिलेगी अगर हमने हिंदी में किया। पहले तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में 15 प्रदेश ऐसे हैं जो 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के हैं। 15 प्रदेश, उनको अपनी भाषा में ही चलना है। अगर उसको थोड़ा सा आगे कहना हो तो वो ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि टेक्निकल वर्ड्स को एज इट इज यूज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा बात, अधूरी बात सुनेंगे तो फिर आप लोगों का जवाब नहीं दे पाएंगे। टेक्निकल टर्म्स एज इट इज यूज किए जाएंगे। हम अंग्रेजी के विरोध में बिल्कुल नहीं जा रहे, केवल समझाने की भाषा उनके अपने प्रदेश की होगी। उनको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, वो उनकी भाषा में दिया जाएगा, उसमें टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स अंग्रेजी में ही होंगी। उनको लिखने का मौका दिया जाएगा, उनको पुस्तकें अपनी भाषा में दी जाएंगी। ये जो बेचारे फांसी लग लग के लटकते हैं ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में और जगह जगह, 12वीं में तो टॉप करके आ गए अपनी स्टेट में, वहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ के 2-3 साल में। मेरे को कितने ही मेरे IIT के लोग जो कहते हैं सर हम 2 साल तक तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमने तो अंग्रेजी पढ़ी नहीं होती, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, हम तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब इस मुसीबत से हम बाहर निकाल देंगे उनको, कि वो मोटी मोटी उस भाषा की पुस्तकें जो उनकी पहली से 12वीं तक रही नहीं, उसमें उनको जबरदस्ती पढ़नी पड़े, क्योंकि विषय को भारतीय भाषा में भी समझा जा सकता है, अंग्रेजी में भी। टेक्निकल टर्म वही रहेंगी। इससे आगे बढ़ के हम और लिबरल होकर सोचते हैं कि उनको 4 साल की पढ़ाई में ब्रिजिंग लैंग्वेज के नाते अंग्रेजी को भी साथ साथ पढ़ाया जाए, ताकि वो 4 साल में जब बन के इंजीनियर निकले, 5 साल बाद डॉक्टर निकले, तो उसको पूरा आत्मविश्वास हो कि कम्युनिकेशन, व्यवहार में मुझे अंग्रेजी करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब मैंने आपको इससे घटिया एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता था कि मेरा बेटा जो सेंटेंस नहीं पढ़ सकता था, आज वो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल दनदनाता घूम रहा है, एज इफ अंग्रेजी कोई इशू ही नहीं, क्योंकि उसको कोई टेक्निकल काम थोड़ी करना है, समझने समझाने तक की तो वो तो कोई इशू ही नहीं है।
तो थोड़ा सा हम उनको ब्रिजिंग लैंग्वेज का सपोर्ट अगर दे देंगे तो ये कमी उनकी निकल जाएगी। अब मैं इस विषय पर शायद जितना कम समय लूँ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अधिक समय आपके प्रश्नोत्तर के लिए रह जाएगा और भाई साहब को भी मिल जाएगा टाइम। मैं एक बात कहना चाहूँगा अंत में कि हाँ, इतना ज़रूर कह दूँ कि थोड़ा सा हमें वैश्विक परिदृश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। ये विषय मेरे दिमाग में कौंधा कैसे, मेरे को हमारे एक SR शर्मा जी हैं, 66 बैच के IAS हैं, UT कैडर के, वो मेरे पास किताब लेके आए और इसी तरह आंदोलित थे जैसे मैं आंदोलित आपको दिखाई दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने एक पुस्तक रखी, पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, सिर्फ 125 रुपये खर्च करके प्रभात प्रकाशन से आप वो मंगवा लीजिए। कम से कम 200 पुस्तकें मैंने बांटी भी हैं उसकी। किसी को चाहिए हो एक फ़ोन मुझे कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। संक्रांत सानू की लिखी हुई पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। उसमें पृष्ठ 19 पर उसने 20 देशों की सूची दी हुई है, सर्वाधिक धनी देश। उस 20 की सूची में सभी के सभी विदाउट एक्सेप्शन अपनी भाषा में ही व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कुछ हो। 20 के 20 सर्वाधिक धनी। धन तो सबको समझ में आता है, कुछ और समझ में आए या ना आए। अब अगर वैश्विक परिदृश्य ये है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA और UK, सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में, सिर्फ 4 जहां अंग्रेजी भाषा है। पूरा यूरोप जिसमें अधिकतर देश हमारे हरियाणा से छोटे हैं और एकदम लगते हैं, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा सिवाय UK के। इतना सा देश 83 लाख का और इजराइल अपनी भाषा में पढ़ा रहा है। नया देश खड़ा हुआ, हिब्रू में शुरू किया सब कुछ। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंग्रेजी का उपयोग नहीं कर रहे। अपने समाज को समझाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनसे अनुसंधान कराने के लिए, उनको इन विषयों में आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल दे दूं। 82 बैच के हमारे IAS रिटायर हुए यहाँ हिमाचल कैडर के, और उनका भाई बीमार हो गया अपना चेन्नई में, सॉरी चीन में। 3 लोग घर के चले गए क्योंकि वो ICU में चला गया, वेंटिलेटर पर रहा, ICU में रहा, 24 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके उन्होंने भेज दिया। और वो कहते जी हम 3 लोग जो वहाँ होते थे तो एक शब्द हम उनसे समझ नहीं सकते थे, एक शब्द उनको समझा नहीं सकते थे, मगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर उन्होंने हमें चाइनीज़ में रिपोर्ट दी, जो डिस्चार्ज रिपोर्ट होती है, वो लाके हमने यहाँ ट्रांसलेट करवाई। और फिर हमने लोगों से पूछा, कह लगी जी परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो कहाँ खड़े हैं हम? हमारे दिमाग से ये वहम कब निकलेगा कि दिमाग जो है वो सिर्फ अंग्रेजी में चलेगा? उसको दिमाग चलाने का अधिकार ही नहीं है जो अंग्रेजी नहीं जानता या अंग्रेजी में नहीं विश्वास रखता। तो मैं इसके बाद केवल ये कहना चाहता हूं कि बंधुओं, क्योंकि हम रात को दिन में बदलना चाहते हैं, देश को अंधेरे से प्रकाश में लाना चाहते हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है जमकर हर एंड पर। अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि बेटा तुम बढ़ो अपनी भाषा में आगे, अब तुम्हें इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रवेश मिलेगा। क्यों? अब तो रिजर्वेशन देने शुरू कर दिए उन्होंने। कहा ना उन्होंने 20% बच्चों को, कितनी बड़ी बात है, 20% बच्चे जो सरकारी स्कूलों से आएंगे उनको इंजीनियरिंग में प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में सारे तमिल में पढ़ते हैं, तमिलनाडु में। और 7.5% 7.5 को रिजर्वेशन, 20% को प्राथमिकता, 20% को प्राथमिकता और 7.5% को रिजर्वेशन। ये एक स्टेट ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया। अब यहां मैं जो अंतिम बात, इसके बाद दूसरी बात क्या है, एक तो हो गया विद्यार्थी वर्ग, दूसरा है अगर हमें पढ़ाने वाले मिलते हैं, ईमानदारी से बात करें कि भाई तुम अपने कॉलेज में पढ़ाते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ाते हो, क्या तुम्हें अपनी भाषा बोलने में मुश्किल है, कठिनाई है कुछ? नहीं है, आसानी है। फिर आपको आधा तो मैं वही बोलता हूँ,
तो आप कोशिश करो और कॉलेज में भी ये माहौल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे अगर भारतीय भाषा में पढ़ाना पड़ेगा तो मेरे लिए तो बड़ा सुखद दिन होगा। टेक्निकल टर्म वही के वही हैं, क्या समस्या क्या है, सामने वाले बच्चे को समझ में आएगा। किताबें रेफर करने के लिए अगर बच्चे हिंदी के साथ या तमिल के साथ अंग्रेजी की भी रेफर करते हैं तो कौन रोक रहा है उनको? रुकावट तो है ही नहीं, बंधन नहीं है, दबाव नहीं है, मुसीबत नहीं है अंग्रेजी की किताब पढ़ना। फिर इसी प्रकार से मान लिया हमारे कॉलेजेस चलाने वाले हमारे संपर्क में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संपर्क में है। देखिए अगर आपके यहां तक ये बात पहुंच गई तब तो आपको हर श्रेणी में कोई ना कोई दिखाई देने लग जाएगा। अगर ये बात सिर्फ यहां तक रखी आपने तो बाद में आप तालियां बजाएंगे और यहीं झाड़ेंगे और चले जाएंगे। संतोष ये ठीक बोल दिए, बढ़िया बोल दिए, आज बढ़िया बोल दिए तो मैं वो भाषण करता भी नहीं हूं और ना मैं अपने व्याख्यान अगर कहा जा रहा है इसको तो मैं उसका ये कोई इम्पैक्ट देखना चाहता हूं। हम इसको यहां तक ले जाएं। अब उसके बाद हम ब्यूरोक्रेट हैं तो हमारे से संबंधित प्रदेशों में बैठे होंगे, अलग सेवाओं में बैठे होंगे। इस विषय पर एक अच्छा, मैं तो कहूँगा ये विषय एक पूर्ण रूप से सामाजिक विषय है। इस पे एक मानसिक आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, न्याय दिलवाना है, हमें पूरे समाज को न्याय दिलवाना है और पूरे समाज की मेधा को उपयोग करवाना है। उद्देश्य ये है। इसलिए एक जो और छोर है जिस पर आप सहायता कर सकते हैं वो है इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे मैं बात कर रहा था, दो जगह का कोट करता हूं आपको। मैं रेलवे मंत्री जी को मिला तो उनके लिए मैं एक पत्र बना के ले गया। हालांकि हमें तो अपने कार्यक्रम के लिए बुलाना था, मुझे और पत्र क्यों लेके जाना चाहिए था। तो मैं पत्र लेके गया कि ये भारतीय भाषाओं का विषय है, इसमें भी आप देखिए आप कैसे रेल इतना बड़ा आपका विषय है, इतना बड़ा बजट है, आपके स्कूल्स हैं, सब कुछ है, आप देखिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ये क्या सभी भारतीय भाषाओं में इसकी अनुमति है? मैंने कहा नहीं, सिविल सर्विसेज की तो है। हालांकि संख्या कम होते होते सिविल सर्विसेज में वो अलग विषय हो जाएगा, उसको मैं टच नहीं करूँगा। अंग्रेजी के दबाव में इस वर्ष केवल 11 विद्यार्थी भारतीय माध्यम वाले पास हुए हैं 761 में से। इतना फैक्ट मैं आपके सामने ला दूं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल हो गया इस देश में। और मैंने खुद देखा है 18% लोग पास हो जाते थे। उसका भी यही कारण थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, 80% से अधिक प्रोफेशनल्स आ रहे हैं इसके अंदर। वो उनकी कौन सी भाषा है? अगर 85% सारे प्रोफेशनल्स MBAs, IIMs, मेडिकल, इंजीनियरिंग ये आ रहे हैं, मेरे पास डाटा है। बाकी तो रह गए सिर्फ 15%। और 15% में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5% ले जाते हैं, वो सारे अंग्रेजी माध्यम के हैं तो स्कोप ही कहाँ रहा भारतीय भाषाओं के माध्यम के लिए? वो उसका एनालिसिस बिल्कुल अलग है, डोंट टेक इट लाइक दैट। तो मैंने उनको कहा, देखिए भाई साहब, सिविल सर्विसेज का तो मुझे पक्का पता है, मुझे इसका नहीं पता इंजीनियरिंग का। कहने लगे नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में और नहीं है। उसने तुरंत रेल मंत्री ने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाओ, बात हो गई मेरे सामने। कल ही आप एक बहुत बढ़िया पत्र बना करके और UPSC के चेयरमैन को जा करके मिलिए और उनको बताइए कि ये जो है इसको इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम को भी सभी भारतीय भाषाओं में अनुमति देनी चाहिए। और फिर मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं बात करूंगा इनसे। इनिशिएटिव देखिए, सेल्फ इनिशिएटिव उस लेवल पर। और मैं पहली बार मिला था उनको, मैं बहुत पुराना उनसे परिचित व्यक्ति नहीं हूं। अगला, अभी मैं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मिला तो बात तो ये चल रही थी कि अपने कॉलेज में कर दें एंड ऑल दैट, मगर उन्होंने क्या पूछा, रात का 8:30 का टाइम था। मैं कहा ये बताओ, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल था, डॉक्टर अमित अग्रवाल, उसको पूछा, अमित ये बताओ कि हम जो अपनी ये निकालते हैं वैकेंसीज गवर्नमेंट में इंजीनियर्स को इंडक्ट करने के लिए, तो उसमें हम इंडिकेट करते हैं कि उनका भाषा का मीडियम माध्यम क्या होना चाहिए? तो उससे कहा सर नहीं करते। कहने फ़ोन मिलाओ, ये लेबर और जो देखता है एम्प्लॉयमेंट और लेबर को, सेक्रेटरी, बात की। उन्होंने कहा भाई अब आगे से आप लिखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंजीनियरिंग हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश,
ताकि एम्पली स्पेसिफाई हो जाए कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगला कदम हमें ये उठाने का होगा, हम इतने प्रभावी लोग यहाँ बैठे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, मैं तो उस फील्ड में थोड़ा बहुत शुरू कर चुका हूँ, वो किसी तरीके से माहौल बनाएं कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर आता है, जो डॉक्टर आता है, इंजीनियर अभी तो इंजीनियर का काम शुरू है, डॉक्टर का भी शुरू होना है, वो अपनी भाषा में ही, प्रदेश की भाषा में ही, क्योंकि सुपरवाइजर को, नीचे के सब लोगों को, सबको समझाता है, तो हमें अगर उस भाषा में पढ़ा हुआ मिलेगा तो हमारी 20% वैकेंसी उसके लिए रिजर्व है, हमारे 25% रिजर्व है, और नहीं तो कम से कम हम उनको इक्वल वेटेज देने वाले हैं। उस एंड से जब ये बात और शुरू हो जाएगी अच्छे तरीके से, समय लगेगा हर चीज में, तो फिर ये डाउट्स हर लेवल पर क्लियर होते चले जाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि हमारी मेधा अपनी भाषा में ज्यादा अच्छा काम करती है किसी ओडी हुई भाषा के बनिस्बत। बहुत बहुत धन्यवाद। बात पूर्ण हो गई।